नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं के आर लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जो है चैप्टर नंबर 2 को लेकर चल रहे थे, जो है आपका एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण। इस चैप्टर को अपन स्टडी कर रहे थे। तो इसमें अपन ने लास्ट वीडियो में देखा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ठीक है, अम्लों और क्षारों के बारे में जानकारी ली। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करा दूं आपको कि अम्ल क्या होते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि अम्ल जो है स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं भाई, ठीक है, और अम्लों का जो पीएच है वो 7 से कम होता है, ये बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि अम्ल जो हैं वो जलीय विलयन में कैसे आयन देते हैं, H+ आयन। जब अम्लों को जल में घोला जाता है तो ये क्या है, H+ आयनों में टूट जाते हैं, मतलब H+ आयन देते हैं, है ना। उसके बाद मैंने बताया था कि अम्ल जो हैं ये क्या करते हैं कि जो नीला लिटमस पत्र है उसको लाल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बहुत से एग्जाम्पल भी बताए थे कि अम्लों के, कि कौन कौन से अम्ल हैं, क्या है, ठीक है। टाइप्स पढ़े अपन ने कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं भाई, प्रबलता के आधार पर पढ़ा। फिर हमने देखा कि जो तनुता है या सांद्रता के आधार पर पढ़ा, ठीक है, इनके बारे में हमने देखा। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है पहले वो क्लास देखें, फिर आपको वो समझ आएगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं, क्षार कौन से होते हैं, प्रबल क्षार, प्रबल और दुर्बल क्षार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि बेस जो है, क्षार जो हैं वो क्या होते हैं। तो क्षार मैंने बताया था कि क्षार जो हैं इनके गुण अम्लों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो क्षार जो है स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, इनका पीएच 7 से अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि क्षार जो है वो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। तो ऐसी बहुत सी विशेषताएं मैंने अम्ल और क्षारों के बारे में बताई थी आपको, ठीक है, उनके टाइप्स पढ़े। फिर आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे अब लवण के बारे में। लवण क्या होते हैं, तो आप हेडिंग डाल लो लवण्स, लवण, साल्ट, ठीक है। तो क्या होते हैं लवण, तो परिभाषा एक बार मैं आपको बताऊं कि ऐसे पदार्थ जो परस्पर अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं या बनते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं भाई, लवण कहते हैं, ठीक है। कि भाई जब अम्ल और क्षारों की आपस में परस्पर क्रिया कराएंगे तो किन का निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा, लवणों का निर्माण होगा, और साथ में किसका निर्माण होगा, जल का, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपके 1-2 एग्जाम्पल बता दूं लवणों के। जैसे आपका NaCl है, ठीक है, KCl है, ठीक है, ये सभी क्या है, लवण है। और जैसे निर्माण करना चाहें कि भाई अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करा कर क्या है, लवणों का निर्माण करते हैं हम। देखो कैसे, हम अम्ल ले लेते हैं आपका HCl, ठीक है, ये HCl क्या है, अम्ल है, ध्यान रखना। और NaOH एक क्या है, क्षार है, NaOH क्षार है। तो परिभाषा क्या बताई थी कि जब अम्ल और क्षारों की आपस में परस्पर क्रिया कराते हैं तो किन का निर्माण होता है, लवणों का। तो यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से Na जो है ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा NaCl+, और यहाँ पर बचा क्या अपना, एक OH इधर और एक H इधर। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं H2O। तो ये है आपका लवण, ठीक है, और ये है आपका जल, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम एक और नाम देते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इन्हें क्या भी कहते हैं, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या, किन्हें, जो लवण है इनका निर्माण कैसे होता है कि जब अम्ल और क्षार की आपस में परस्पर क्रिया कराते हैं तो किन का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। और ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। छोटा सा इसको अपन पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर, सूचक या रंजक, उसके बारे में पढ़ते हैं। अम्ल व क्षारों की परस्पर क्रिया द्वारा लवण तथा
जल का निर्माण होता है तथा इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण भाई जैसे क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो अम्ल एक अम्लीय पदार्थ है, एक क्षारीय पदार्थ है, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या है, दोनों का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बीच का हो जाएगा, जिसे और वो बीच वाला टेस्ट है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, उदासीन। ठीक है, मैंने आपको लिटमस पत्र के थोड़ा सा शॉर्टली बताया था। ठीक है, जब अम्ल क्षार को पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि लिटमस पत्र है उस पर 14 अंक लिखे होते हैं, 1 से 14 तक, और ये होता है 7, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7। तो इधर साइड के जो 7 से कम जिन अंक वाले हैं, जो मतलब 7 से कम जिनका पीएच होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, अम्लीय, और 7 से अधिक होता है जिनको, वो क्षारीय, और जिनका 7 होता है वो होते हैं उदासीन। ठीक है, कैसे होते हैं, उदासीन पदार्थ। तो लवण जो है इनका पीएच कितना होता है भाई, 7 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी जो विशेषताएं हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा पढ़ ली। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल NaCl, KCl, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ETC, ये क्या है, आपके लवणों के एग्जाम्पल है। अपन एक रिएक्शन के रूप में देखें तो देखो, जब NaOH, ये क्या एक क्षार है, और HCl, इनकी क्या कराते हैं, क्रिया, तो यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा NaCl प्लस H2O। तो ये क्या आपका लवण, और ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है। इनकी क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, लवण और जल का। ठीक है, जिसे अपन क्या है, उदासीनीकरण भी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये आप नोट कीजिए एक बार, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो देखते हैं अपन अगला टॉपिक जो है अपना क्या है, इंडिकेटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। इंडिकेटर्स, सूचक, इनमें से जरूर आपसे एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर्स जो हैं इनको एक एक नंबर में पूछ सकता है कि भाई कृत्रिम और मानव निर्मित और प्राकृतिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल दीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए, रंजक या सूचक, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, तो क्या होते हैं इंडिकेटर्स, देखते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग हम अम्ल और क्षार की पहचान में करते हैं, या अम्लों और क्षारों की पहचान के लिए करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार रंजक या इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कि भाई जैसे अपन जो है कि कोई पदार्थ है, जैसे अम्लीय है, खट्टा है, तो उसका पता कैसे चलेगा कि भाई ये अम्लीय है। तो क्या है कि इंडिकेटर या सूचक या रंजक जो हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जब इन पर क्या है, अम्ल या क्षार को संपर्क कराया जाता है। जब इनका क्या है, अम्ल और क्षार से क्या कराया जाता है, संपर्क, तो उस समय क्या है कि इन पदार्थों के रंग में, इनकी गंध में क्या है, परिवर्तन हो जाता है, जिनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि जिस पदार्थ का हम परीक्षण कर रहे हैं या जिस पदार्थ को अपन ने इन इंडिकेटर से स्पर्श कराया है, तो उनके स्पर्श कराया है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, तो वो किस आधार पर कर सकते हैं, उनकी रंग की, जब इनसे स्पर्श कराते हैं तो इनके क्या है, रंग में, भाई इंडिकेटर्स जो है इनके रंग में और इनके गंध जो है उनमें क्या है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जिनके आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि जो पदार्थ है या दिया गया जो पदार्थ है जिसको अपन ने इनसे स्पर्श कराया है वो अम्लीय है या क्षारीय है।
ठीक है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग अपन किस में करते हैं? अम्ल और क्षार की पहचान में करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं, या अम्ल क्षार सूचक या अम्ल क्षार रंजक कहते हैं। क्लियर? अब ध्यान देना, अम्ल क्षार वो जो रंजक जो हैं ये स्रोत के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के। ध्यान रखना कौन कौन से? एक तो होते हैं प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल। दूसरे होते हैं कृत्रिम मानव निर्मित, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के रंजक पाए जाते हैं, है ना। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं रंजक, एक तो प्राकृतिक रंजक, एक है कृत्रिम रंजक। तो इनको हम पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल है, छोटे छोटे से हैं, ठीक है। इनके अलावा एक तीसरा प्रकार का रंजक और होता है जिनको बोलते हैं अपन गंधीय रंजक, गंधीय सूचक या गंधीय रंजक, ठीक है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो एक बार मैं आपको परिभाषा बता दूं, फिर अपन एक एक टाइप्स को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। लिखते हैं, वे सभी पदार्थ जिनका उपयोग हम अम्ल व क्षारों की पहचान में करते हैं उन्हें अम्ल क्षार सूचक या रंजक, इंग्लिश में इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है भाई। तो किन्हें कहते हैं? सूचक या रंजक। ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग अपन किस में करते हैं? अम्ल क्षारों की पहचान में करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रंजक या सूचक कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। अब आपको एरो लगाकर लिखना है, स्रोत के आधार पर जो रंजक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो लिखते हैं, स्रोत के आधार पर रंजक, ऐसा लिखते हैं अपन। मुख्यतः रंजक जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन लिख लेंगे स्रोत के आधार पर रंजक 2 प्रकार के होते हैं, या फिर सीधा ही लिख लेते हैं, स्रोत के आधार पर रंजक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक तो है आपका प्राकृतिक रंजक, ठीक है, इनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। एक है आपके कृत्रिम या संश्लेषित रंजक, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है भाई। इनके अलावा एक और प्रकार के रंजक पाए जाते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं गंधीय रंजक। गंधीय रंजक, ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो मुख्यतः जो रंजक हैं, जो सूचक हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं भाई। और स्रोत के आधार पर आपसे पूछा जाए तो स्रोत के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और यदि टाइप्स पूछे जाए सीधा कि रंजक जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक आपका प्राकृतिक है, एक आपका कृत्रिम या संश्लेषित है, एक आपका है गंधीय सूचक,
ठीक है, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, एक बार इनको देखिए, इसके बाद अपन एक एक टाइप्स को देखते जाएंगे। जल्दी से देखिए। चलो देखते हैं आगे। ये यहां से साफ कर रहा हूं। अब अपन टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स के बारे में। तो एक बार मैं नॉर्मल सा आपको बता दूं प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं। चलो साथ के साथ ही पढ़ते जाएंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए। पहला टाइप्स जो है वो है प्राकृतिक सूचक। नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो किन्हें कहते हैं भाई? प्राकृतिक नाम जहाँ जाए, सीधी सी बात है, ऐसे पदार्थ जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और रंजक की बात है तो ऐसे रंजक या ऐसे पदार्थ जो कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं आपके? प्राकृतिक सूचक जैसे एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन से हैं आपका? जैसे हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, एक है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया। ठीक है, एक है आपका भाई कौन सा? लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी। लिटमस। लिटमस है। ठीक है, एक है आपका कौन सा? पिटूनिया। पिटूनिया। एक आपका है जेरानियम। ठीक है, इनके अलावा प्राकृतिक सूचकों की श्रेणी में आपके आते हैं जैसे प्याज है, लौंग है और वेनिला है। ठीक है, अब देखो ये तीन सूचकों को मैंने कोष्टक में अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो सूचक हैं आपके, ये एक ओल्फैक्टरी सूचक है, मतलब कि गंधीय सूचक है। ठीक है, मतलब इनके इन सूचकों के आधार पर अम्ल और क्षार की गंध क्या है? अम्ल क्षार मिलाने पर इनकी गंध क्या है? परिवर्तित हो जाती है। तो उस आधार पर इनसे हम अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो इसीलिए देखो, है तो ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं भाई। प्याज है, लौंग है, वेनिला है, ये सभी क्या है? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो एक तरीके से किसके एग्जाम्पल हो गए भाई? प्राकृतिक सूचकों के। ठीक है, लेकिन इनको क्या है? अलग से और बांटा गया है। इनके गुणों के आधार पर इनको क्या है? तीसरे टाइप्स में रख दिया है। तो इनको तीसरे टाइप्स में कौन से में रख दिया है? गंधीय सूचक, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो आप इनको यहां पर कोष्टक में जरूर लिख लें, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है मुख्य रूप से अपन इनको एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे। तो किन के लिखेंगे? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ आप इनको एक समझने के लिए कि जिससे आपको क्या है, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो प्याज, वेनिला, लौंग है ये क्या गंधीय सूचक हैं, गंधीय सूचक नाम ना दे, आपको बोल दे कि ये क्या प्राकृतिक सूचक है, तो उसमें हमको क्या है आसानी होगी लिखने में कि हाँ ये एक तरीके से प्राकृतिक सूचक है। लेकिन क्या है, इनके गुणों के आधार पर इनको तीसरे टाइप्स में अलग से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जो आपके प्राकृतिक सूचक हैं वो कौन कौन से होते हैं? हल्दी है, हल्दी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है अपन को। ठीक है, हल्दी है। हाइड्रेंजिया है, ये एक पादप है, इसकी पत्तियां जो हैं, ठीक है, वो एक लिटमस पत्र की तरह कार्य करती हैं। लाल पत्ता गोभी। ठीक है, आपको पता है गोभी जो है ये 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, वो अभी अब आप जब नेक्स्ट चैप्टर आओगे, नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे इनके बारे में कि गोभी की कौन कौन सी किस्में होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं, उन सभी के बारे में। तो लाल पत्ता गोभी जो है, इनके जो पत्ते हैं वो लाल होते हैं। ठीक है, उन पत्तों के द्वारा या उनकी सहायता से हम अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि भाई लाल पत्ता गोभी है तो पत्ते कैसे हैं? लाल है। तो जब इन पत्तों के संपर्क में अम्ल या क्षार को लाया जाएगा, देखो अम्ल को लाया जाएगा तो आपको पता है अम्लों के गुण क्या होते हैं? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं।
ठीक है, और ये पहले से ही लाल है, तो मतलब अम्ल को यदि लाल पत्ता गोभी के संपर्क में लाया जाएगा तो इसका रंग जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, बाकी यदि हम क्षार को लाल पत्ता गोभी के संपर्क में लाते हैं तो इसका रंग क्या है, लाल से नीला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षारों का गुण जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। ठीक है, तो क्षार जो है ये लाल पत्ता गोभी को क्या है, नीले रंग में परिवर्तित कर देंगे। तो उस आधार पर अपन पहचान कर लेंगे कि जो पदार्थ है जिसको इनसे स्पर्श कराया वो क्या है, एसिड है या बेस है, मतलब अम्ल है या क्षार है। लिटमस पत्र, अब देखो लिटमस पत्र जो है ये एक पादप होता है लाइकेन, क्या, लाइकेन पादप होता है। ठीक है, इस लाइकेन पादप एक तरीके से ये क्या है, कवक होता है। तो इस पादप की जो पत्तियां हैं वो क्या है, ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, लाइकेन जो है पादप होता है और इसकी पत्तियां जो है वो क्या है, लिटमस पत्र की तरह कार्य करती हैं, मतलब ये जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, और एक तरीके से इसका क्या है, सॉल्यूशन विलयन बनाया जाता है। और लाइकेन का जो विलयन है या सीधा बोल सकते हैं लिटमस जो है ये एक तरीके से बैंगनी रंग का विलयन होता है। कैसा भाई, का विलयन। अब ध्यान देना, बैंगनी रंग एक तरीके से नीले रंग का समावर्ती है, मतलब नीले रंग के समान लगता है। ठीक है, तो यदि लिटमस पत्र के संपर्क में क्षार को लाया जाएगा तो रंग परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन अम्ल को लाया जाएगा तो ये क्या है, कैसा रंग हो जाएगा, इसका लाल हो जाएगा। ठीक है, तो लिटमस जो है एक तरीके से बैंगनी रंग का क्या होता है, विलयन होता है, जो किससे प्राप्त होता है, लाइकेन का जो पादप है उससे प्राप्त होता है। पिटूनिया, ये भी एक गोभी की किस्म है। जैसे भाई लाल पत्ता गोभी है, ऐसे ही एक पिटूनिया गोभी होती है ग्रीन कलर की। कैसी, ग्रीन कलर की गोभी होती है। ठीक है, हरे रंग की, और उसके जो पत्ते हैं हरे होते हैं। जब उनके संपर्क में अम्ल और क्षार को लाया जाता है, तो यदि अम्ल को लाया जाता है तो लाल हो जाते हैं, क्षार को लाया जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं, नीले कलर के, गहरे नीले। ठीक है, आपका जेरानियम है, ये एक पादप है, उसकी पत्तियों को के संपर्क में अम्ल क्षार को लाया जाता है तो वो उनका रंग भी क्या है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये सभी आपके क्या है, मुख्य रूप से जो प्राकृतिक सूचक है वो कौन कौन से, हल्दी, हाइड्रेंजिया, लाल पत्ता गोभी, लिटमस, पिटूनिया और जेरानियम, मुख्य रूप से ये हैं। ठीक है, और यदि अपन प्राकृतिक रूप से सभी जो सूचक हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनको पढ़ना चाहें तो है आपके प्याज, लौंग, वनीला। ठीक है, ये सभी क्या है, ये आपके प्राकृतिक सूचक है। तो एक बार परिभाषा लिख लें हम, चलो परिभाषा लिख लेते हैं। वे सूचक या पदार्थ, वे नहीं, ऐसे लिखो, ऐसे सूचक या पदार्थ जिनको, या सीधा लिखते हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक या प्राकृतिक रंजक कहते हैं। ठीक है भाई, परिभाषा क्या हो गई, ऐसे पदार्थ या सूचक जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप जल्दी से देखो। मैं थोड़ा सा, अब अपन टाइप्स जो है, सेकंड टाइप जो है आपका कौन सा है, कृत्रिम सूचक, उसके बारे में पढ़ते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो क्या होते हैं संश्लेषित सूचक। तो भाई प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और संश्लेषित से पता चल रहा है कृत्रिम या संश्लेषित। कृत्रिम रूप मतलब ऐसे सूचक या ऐसे पदार्थ जो
मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। क्लियर है? ऐसे सूचक या ऐसे पदार्थ जिनको प्रयोगशाला में मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। क्लियर है भाई? परिभाषा लिख दें? चलो परिभाषा लिख देते हैं। ऐसे सूचक जिनको मानव द्वारा प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है उन्हें कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल अपन देखते हैं, ये आपने लिख लिया होगा तो इसको साफ करके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखो, कृत्रिम सूचक जो है, संश्लेषित सूचक जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल, एक तो है आपका मैथिल ऑरेंज, एक है आपका क्या? फिनोफ्थलीन। मैथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। ये दोनों क्या हैं आपके? कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, इनको एक बार थोड़ा सा समझा दूं आपको। इनके बारे में हमको लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान रखना है, बाकी एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो मैथिल ऑरेंज क्या है कि ये दोनों क्या है? सॉल्यूशन, एक तरल अवस्था में या तरल पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं ये दोनों। ठीक है, एक तरह से विलयन होते हैं। तो ये क्या है? ऑरेंज रंग का, ऑरेंज कलर का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है। ठीक है, किसका? ऑरेंज कलर का विलयन होता है। और ये क्या है? रंगहीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन जो है रंगहीन विलयन होता है, ये ऑरेंज कलर का विलयन होता है। जब इनके संपर्क में अम्ल को लाया जाता है तो इनके रंग जो है क्या है? परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन क्षार को इनके संपर्क में लाया जाता है तो इनके रंग क्या है? परिवर्तित नहीं होते। मतलब कि यदि इस फिनोफ्थलीन के संपर्क में अम्ल को लाया जाएगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी। ध्यान रखना है कि जब फिनोफ्थलीन के संपर्क में अम्ल को लाया जाता है तो इसका जो रंगहीन विलयन है वो कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, और यदि क्षार को लाया जाता है तो ये जो है इसका रंग जो है अपरिवर्तित रहता है, मतलब रंगहीन ही रहता है। ठीक है, हाँ, यदि गुलाबी जो कलर का हुआ है उसके संपर्क में क्षार को मिलाया जाता है या क्षार को लाया जाता है तो वापस से ये गुलाबी जो है कैसे विलयन में चेंज हो जाता है? रंगहीन में। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है फिनोफ्थलीन जो है अम्ल क्षार की पहचान कराता है, इससे हम करते हैं। और मैथिल ऑरेंज जो है ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, तो अम्ल को यदि इसके संपर्क में लाते हैं तो ये क्या है? इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन क्षार को लाया जाता है तो इसका ऑरेंज कलर जो है वो कैसा हो जाता है? बैंगनी कलर का। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है दो हैं आपके कृत्रिम या संश्लेषित इंडिकेटर्स हैं। क्लियर? इसके बाद अपना जो लास्ट है, जो मैंने आपको बताया था, गंधीय सूचक या ओल्फैक्टरी सूचक क्या होते हैं, उनको पढ़ते हैं, लास्ट है। ठीक है, तो तीसरा जो टाइप्स है वो है गंधीय सूचक।
ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो क्या होते हैं गंधीय सूचक या ओल्फैक्टरी सूचक? तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसे पदार्थ या ऐसे सूचक जिनके संपर्क में जब अम्ल और क्षार को लाया जाता है, ठीक है, कि ऐसे पदार्थ जिनको अम्ल और क्षार के संपर्क में लाया जाता है तो उनकी गंध क्या है, परिवर्तित हो जाती है। उन्हें क्या कहते हैं अपन, गंधीय सूचक कहते हैं। कि जब किसी पदार्थ को अम्ल के संपर्क में या क्षार के संपर्क में लेके आते हैं या उनका संपर्क कराते हैं, स्पर्श कराते हैं या मिलाते हैं तो उनकी गंध क्या है, परिवर्तित हो जाती है। उन पदार्थों को ही अपन क्या कहते हैं, गंधीय या ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल जैसे आपके हो जाएंगे, अभी एग्जाम्पल हमने देखे, प्याज है, वेनिला है और लौंग है। ये तीन जो है आपके ओल्फैक्टरी या गंधीय सूचक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, प्याज, लौंग और तीसरा है तथा वनीला। ये सभी क्या हैं आपके गंधीय सूचक के एग्जाम्पल है। परिभाषा लिख ले तो लिखते हैं, ऐसे पदार्थ या सूचक जिनकी गंध, ठीक है, क्या हो जाएगी, ऐसे पदार्थ या सूचक जिनकी गंध अम्ल व क्षार की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। क्लियर है भाई? कि ऐसे पदार्थ क्या, कि ऐसे पदार्थ जिनकी गंध या ऐसे पदार्थ या सूचक जिनकी गंध क्या है, अम्ल क्षार की उपस्थिति में, जब इनको क्या है, अम्ल क्षार के संपर्क में लेके आया जाता है तो उस समय क्या है, इनकी गंध जो है परिवर्तित हो जाती है और इनकी गंध के आधार पर हम क्या है, अम्ल और क्षार की क्या है, पहचान कर सकते हैं। तो ऐसे सूचकों को क्या नाम दिया या क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका प्याज है, लौंग है, वेनिला है, ठीक है, ये तीनों क्या है आपके गंधीय सूचक होते हैं। तो दोस्तों इन तीनों प्रकार के सूचकों में से आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है कि किन्हीं दो गंधीय सूचकों के नाम लिखिए, किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए, किन्हीं दो कृत्रिम सूचकों के नाम लिखिए। तो आपसे पूछा जा सकता है, इनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि कोई भी दो या एक या तीन जितने भी एग्जाम्पल हैं उनके नाम लिखिए। तो यहाँ से आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है, यहाँ से आपका पक्का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से आपको पक्का मिलेगा इस टॉपिक में से। ठीक है, तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ना है, इन नामों को आपको ध्यान रखना है कि कौन से जो सूचक हैं, कौन से प्रकार के सूचक हैं, उनके नाम क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों प्रकार के सूचक हुए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अम्ल और क्षार के कैरेक्टर्स के बारे में, उनके गुणों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो दोस्तों इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे क्या है वो भी नोट्स का फायदा ले सकें।